गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम पूजा भागवतकर, साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कुछ संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा था। अभी हमको पढ़ना है वर्तमान स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण रोग। अभी के कंडीशन में हमें ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। विद्यालय में स्वच्छ हाथ उपक्रम का क्यों आयोजन किया जाता है? क्यों किया जाता होगा? ताकि हाथ साफ रहे एक दूसरे का, किसी को इन्फेक्शन ना हो, जो भी आप खाए पिए वो साफ़ सुथरे हाथों से खाएं। बारिश के मौसम में पानी उबालकर क्यों पीना चाहिए? सभी को पता है उसका आंसर। बारिश के मौसम में बहुत बार पानी ख़राब आता है और उस ख़राब पानी की वजह से किसी को कोई इन्फेक्शन ना हो, पेट की बीमारियां ना हो, इसलिए हमेशा बारिश के मौसम में पानी उबाल कर पीना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता किस प्रकार रखते हैं? हर कोई व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब हर कोई अपनी आप की स्वच्छता किस तरीके से रख सकता है। रोज़ नहाना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरा खाना खाना, हाथ धोना खाना खाने के पहले, बहुत सारा पानी पीना, ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं जो व्यक्तिगत स्वच्छता में आती है। अब हमें देखना है वर्तमान स्थिति में कौन कौन सी बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पहला है डेंगू। सभी को पता है डेंगू के बारे में। संग्रहित पानी में मच्छर अंडे देते हैं। संग्रहित मतलब जमा किया गया पानी। संग्रहित पानी में मच्छर क्या करते हैं? अंडे देते हैं। उनकी वृद्धि के लिए पोषक वातावरण निर्मित होकर उनकी संख्या बढ़ती है। वो जो जमा हुआ वाला गंदा पानी रहता है, अलग अलग जगहों में पानी जमा रहता है, कभी कूलर में रहता है, ऐसे कोई सामान पड़ा रहता है, टायर वगैरह, घर में कोई आजू बाजू कोई ऐसी बकेट, कुछ भी ऐसा चीज़ें पड़ी रहती है जिसमें पानी जमा हो जाता है, या फिर कोई गड्ढा है घर के आजू बाजू में, उसमें पानी जमा हो जाता है। ऐसे संग्रहित किए हुए पानी में क्या करते हैं? मच्छर अंडे देते हैं और उनकी वृद्धि के लिए ऐसा वातावरण क्या रहता है? बहुत पोषक होता है, इसलिए उनकी निर्मित होकर उनकी संख्या क्या होती है? बढ़ती है। मच्छरों की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग रोगों का प्रसार करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही मच्छर हर कोई बीमारी देता है। हर अलग अलग प्रजाति रहती है मच्छरों की, वो अलग अलग प्रजाति अलग अलग बीमारियां देती है। उनमें से एडिस इजिप्टी प्रकार के मच्छर द्वारा डेंगू नामक संक्रामक रोग का प्रसार होता है। ये जो बहुत सारी प्रजातियां होती है मच्छर की, उनमें से सिर्फ एडिस इजिप्टी इस नाम का जो प्रजाति रहती है, सिर्फ इसी मच्छर के द्वारा डेंगू नामक संक्रामक रोग का प्रसार होता है। यह रोग फ्लेवी वायरस प्रकार के डेन 14 विषाणु के कारण होता है। ये जो डेन 14 विषाणु है, ये कारण है डेंगू होने का। किसके द्वारा फैलता है? मच्छर द्वारा। लेकिन जो वायरस है वो है डेन 14। इसके लक्षण क्या है? अगर डेंगू हो गए तो क्या क्या होता है? देखो, तेज़ बुखार, तेज़ सिर दर्द और उल्टियाँ होना चालू हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण, आँखों में अधिक दर्द होता है। शरीर में रक्त पट्टिकाओं की संख्या कम होने के कारण शरीर के अंदर रक्तस्राव होता है। शरीर में अपना जो रक्त होता है उसमें रक्त पट्टिका मतलब प्लेटलेट्स होती है। इसके अलावा श्वेत रक्त कणिका होती है, लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। उसमें से जो ये रक्त पट्टिका होती है, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, ये संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और जिसकी वजह से शरीर के अंदर खून बहना चालू हो जाता है, जिससे कि शरीर में अंदर रक्तस्राव अगर चालू हो गया तो खून की कमी हो जाती है। नीचे दर्शाई अनुसार आकृति के चित्र का निरीक्षण करके उनका वर्णन चौकट में लिखो और कक्षा में चर्चा करो। ये आपको लिखना है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या दिया है, कौन कौन से इसमें ये एडिस इजिप्टी है, यहाँ कहाँ कहाँ मिलेगा, कौन कौन सी जगह पे मच्छर हो सकता है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं दूसरा। ये जो है आकृति 2.5, इसमें देखो नीचे दिया है डेंगू के कारण तथा प्रतिबंधात्मक उपाय। दोनों चीज़ें आपको यही के ही मिल जाएगी। क्या तुम जानते हो मलेरिया का प्रसार मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण होता है? तो हाथी रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है। एनाफिलीज और एडिस मच्छर स्वच्छ पानी में पाए जाते हैं, तो क्यूलेक्स मच्छर दूषित पानी, गटरों, नालियों में पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि ऊपर बोला था कि मच्छर जो होते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई मच्छर दिख रहा है तो आपको डेंगू देगा या मलेरिया देगा,
क्योंकि पर्टिकुलर जो जो उनकी प्रजाति रहती है, स्पीसीज रहती है, उन्हीं के द्वारा वो बीमारी फैलती है। जैसे कि हमने डेंगू के लिए देखा था, कौन था, एडिस इजिप्टी नाम का मच्छर। वैसे ही मलेरिया के लिए एनाफिलीज मच्छर होता है, और हाथी रोग जिसे हम ये किससे होता है, क्यूलेक्स मच्छर से। अब हमें दूसरा देखना है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू सबको पता है, अभी बीच में अपने यहाँ पे स्वाइन फ्लू का बहुत आया था। स्वाइन फ्लू संसर्ग होने के कारण, स्वाइन फ्लू का संसर्ग सुअर इस प्राणी द्वारा तथा मानव द्वारा होता है। जो सुअर होते हैं इनके संपर्क में आने की वजह से भी स्वाइन फ्लू होता है, और जिस इंसान को स्वाइन फ्लू हुआ है उस इंसान का किसी और इंसान के साथ में संपर्क आता है तो भी स्वाइन फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू के विषाणु का प्रसार रोगी के नाक तथा गले के स्राव व थूक से होता है। जैसे कि अभी किसका हो रहा है, कोरोना का। उसी तरीके से स्वाइन फ्लू का भी जो विषाणु है वो नाक, गले और स्राव और थूक से होता है। स्वाइन फ्लू अगर हो गया तो कौन से लक्षण होते हैं, दम लगना अथवा श्वसन में रुकावट निर्माण होना, गले में खिंच और शरीर में दर्द होना। अब हमें देखना है कि स्वाइन फ्लू अगर होता है तो वो किस तरीके से हमें पता चलता है, कौन सी टेस्ट की जाती है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि किसी को स्वाइन फ्लू हुआ है। देखिए, स्वाइन फ्लू का निदान। स्वाइन फ्लू के निदान के लिए रोगी के गले के द्रव पदार्थ का नमूना प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाता है। जो हमारा गला होता है, इसमें हमने पहले ही देखा जैसे नीचे, इस स्वाइन फ्लू में क्या हो जाता है, उसके गले का स्राव से भी स्वाइन फ्लू फैलता है, और उस गले में बहुत ज़्यादा कफ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको दम लगता है और श्वसन में भी रुकावट आती है, गले में खिंच भी चालू हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो गले में विषाणु बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, रोगी के गले के द्रव पदार्थ का नमूना प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस NICD दिल्ली, ये प्रयोगशालाओं में जांच करने की व्यवस्था उपलब्ध है। इसका मतलब सिर्फ पुणे और दिल्ली दो ही जगह स्वाइन फ्लू की क्या है, टेस्ट हो सकती है। ये पुराना रिकॉर्ड है, हो सकता है अभी कुछ और भी संस्थाएं इसमें आ गई होगी। क्या तुम जानते हो, मार्च 2009 में मैक्सिको देश में सर्वप्रथम इस रोग से पीड़ित रोगी निदर्शन में आए। यानी कि स्वाइन फ्लू में सबसे पहले कहाँ पर पता चला, मैक्सिको देश में, मार्च 2009 में। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा A H1N1 विषाणु के कारण होता है। स्वाइन फ्लू किसकी वजह से होता है, H1N1 विषाणु। यह रोग सुअरों में पाए जाने वाले विषाणुओं के कारण होता है। सुअर के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को इन विषाणुओं की बाधा हो सकती है, और ऐसे लोग जो फिर सुअर के संपर्क में आए, उन व्यक्तियों को होने के बाद वो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आने के बाद दूसरे लोगों को भी इस तरीके से स्वाइन फ्लू फैलाते हैं। अब हमने पहले देखा डेंगू, दूसरा हमने देखा स्वाइन फ्लू, अब हमें देखना है एड्स। हम लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा एड्स का, ठीक है। अब हमें पढ़ना है एड्स के बारे में। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। यह रोग HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इस विषाणु के कारण मानव को होता है। एड्स होने का कारण HIV विषाणु है। इसमें मानव को प्राकृतिक रोग प्रतिकारक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने के कारण विभिन्न रोगों से वह पीड़ित हो जाता है। एड्स जब होता है किसी को तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो HIV वायरस है ये क्या करता है, जो इंसान की नेचुरल इम्यूनिटी रहती है, प्राकृतिक रोग प्रतिकारक शक्ति रहती है, जो हमें बहुत सारे बीमारियों से बचाती है, जो कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता, ऐसी बीमारियां हमको हो चुकी रहती हैं और अपने आप शरीर जो है हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति द्वारा उसे ठीक भी कर लेता है। तो ये रोग प्रतिकारक शक्ति क्या करता है, ये HIV वायरस धीरे धीरे कम कर देता है, और फिर उस वजह से इंसान बहुत सारी बीमारियों से आराम से पीड़ित हो जाता है। वैद्यकीय प्रयोगशालाओं में
की गई जांच द्वारा प्राप्त नतीजे के बिना एड्स के निदान को निश्चित नहीं किया जा सकता। उसका निश्चित निदान करने के लिए इलिज़ा यह रक्त की जांच है। एड्स के लक्षण व्यक्ति सापेक्ष होते हैं। व्यक्ति सापेक्ष मतलब हर किसी को अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। जैसे कि हमने डेंगू का देखा, स्वाइन फ्लू का देखा, पर्टिकुलर लक्षण थे उनके अंदर, लेकिन एड्स के लक्षण किसी एक चीज़ द्वारा बताए नहीं जा सकते हैं। हर इंसान में ये वायरस किस तरीके से काम कर रहा है और उसकी कौन सी रोग प्रतिकारक शक्ति कहाँ तक उसका साथ दे रही है, इसके ऊपर डिपेंड है कि वो कौन से लक्षण दिखाई देगा। अब इसे सदैव ध्यान में रखो। HIV ग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करने पर, साथ में भोजन करने पर व HIV ग्रस्त व्यक्ति की सेवा करने पर एड्स नहीं होता। मतलब क्या है, एड्स फैलने वाला नहीं है। HIV ग्रस्त व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार रखना चाहिए। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि लोगों को अगर पता नहीं रहता है और फिर ये बातें समझती नहीं है, इस वजह से लोग क्या करते हैं, ऐसे इंसान जिनको एड्स हुआ है उनके साथ में बहुत ख़राब व्यवहार करते हैं, जिससे कि वो इंसान शारीरिक दृष्टि से तो कमज़ोर होता ही है, इसके अलावा ऐसे व्यवहार की वजह से वो मानसिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इसलिए हमें HIV या एड्स वाले व्यक्तियों के साथ में नॉर्मल बिहेवियर रखना चाहिए। क्या तुम जानते हो, HIV विषाणु प्रथम अफ्रीका में बंदर की एक विशेष प्रजाति में पाया गया। सबसे पहले HIV जो है वो अफ्रीका में बंदर में पाया गया। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और UNAIDS के अनुसार भारत में 80 से 85% असुरक्षित विषम लैंगिक संबंध से फैल रहा है। एड्स फैलने का कारण होता है असुरक्षित लैंगिक संबंध। अब हमने 3 बीमारियां देखी है। पहला देखा डेंगू, दूसरा देखा हमने स्वाइन फ्लू, तीसरा देखा हमने एड्स। इसको आपको शॉर्ट में अपने कॉपी में लिखना है कि वो क्या होता है, किससे होता है, उसके लक्षण क्या है। ठीक है। अब हमें देखना है आगे कि प्राणियों द्वारा रोग प्रसार होने वाले रोग। देखिए, पहला दिया है रेबीज़। रेबीज़ एक विषाणुजन्य रोग है। यह रोग रेबीज से प्रभावित कुत्ते, खरगोश, बंदर, बिल्ली आदि के काटने से होता है। ये आपको ज़्यादा करके पता होगा क्योंकि कुत्ते के काटने से रेबीज़ होता है। इसके अलावा भी खरगोश, बंदर और बिल्ली, अगर इनको रेबीज़ है तो इनके काटने से भी इंसान को रेबीज़ हो सकता है। इस रोग के विषाणु तंत्रिका तंतुओं द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। हमारी जो मस्तिष्क होती है वहाँ से तंत्रिका तंतु रहते हैं, हमारे शरीर में, पूरे शरीर में फैले हुए रहते हैं वो, और इसी के द्वारा हमारे शरीर का बहुत सारा काम होता है। ऐसे तंत्रिका तंतुओं द्वारा वो डायरेक्ट क्या करता है, मस्तिष्क में जाके रहता है। जल का डर मतलब पानी से डरना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। जिस इंसान को रेबीज़ हो जाता है उसे पानी से डर लगने लगता है। इस रोग में रोगी को पानी से डर लगता है, इसलिए उसे जलांतक भी कहा जाता है। रेबीज़ को ही दूसरा नाम है जलांतक। रेबीज़ जानलेवा रोग है, परंतु रोग होने से पूर्व टीका देकर उससे संरक्षण कर सकते हैं। कुत्ते के काटने के बाद इस रोग के लक्षण 90 से 175 दिन में दिखाई देते हैं। अगर किसी को कुत्ते ने काटा है जिसे रेबीज़ है तो 90 से लेकर के 175 दिन में हमें रेबीज़ के लक्षण उस इंसान में दिखाई दे सकते हैं। रेबीज़ अगर हो गया तो क्या क्या लक्षण दिखते हैं, देखो। 2 से 12 हफ्ते तक ज्वर रहता है। रोगी अतिशयोक्तिपूर्ण कृति करता है। अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब हद से ज़्यादा कोई भी चीज़, अगर वो नॉर्मल बात करता है हम लोग, तो कोई भी चीज़ को हद से ज़्यादा बात करना उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति। पानी से डर लगना, ये हमने पहले भी यहाँ डिस्कस किया कि रेबीज़ में इंसान को पानी से डर लगता है, इसीलिए उसे जलांतक भी कहा जाता है। तो ये 3 लक्षण हैं जिससे रेबीज़ अगर किसी को हुआ है तो ये सारे 3 लक्षण हमको दिखते हैं।